द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 जिसका प्रश्न पत्र कल संपन्न हुआ 23 फरवरी 2023 को। 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, अलग अलग भागों में विभाजित है। चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, हल भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, तो आप जानते होंगे जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उसे रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, साधारण वाक्य, इंग्लिश में इसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। ठीक है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है रचना की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है। सूर्य पूरब से निकलता है। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, क्या सूर्य पूरब से निकलता है और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है, उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। ठीक है, तो इसको नकारात्मक अर्थ में बदलना है। तो उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए का नकारात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उसने लक्ष्य पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, इसके बाद अगला है, उसने सोते जागते करवटें बदलते रात काट दी। उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सोते जागते के बाद कॉमा लगा देंगे, करवटें बदलते रात काट दी। ठीक है, इसके बाद अगला है, उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उनके सूचक निशान भी आपको बताना है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, और एक होता है दोहरा। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए। ठीक है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा का जो चिन्ह है वो होता है इस प्रकार से और दोहरा में डबल हो जाता है सूचक चिन्ह। ठीक है, या सूचक निशान। उदाहरण आप लिखना चाहेंगे तो उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे आप किसी रामधारी सिंह दिनकर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो दिनकर में, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर को आप इस तरह से सिंगल सूचक चिन्ह में क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से डबल का प्रयोग करना चाहें तो किसी ने सत्य ही कहा है कि कोयले की दलाली में हाथ काले, तो कोयले की दलाली में हाथ काले, वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित वाक्य को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करना है आपको। ठीक है, पहला है, महामारी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना शब्द गलत है, महामारी बढ़ने का डर है। ठीक है, इसके बाद अगला है, वहाँ अनधिकृत प्रवेश का निषेध था। तो अनाधिकृत लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध क्या होता है, अनधिकृत। जो नाम में मात्रा है वो हट जाएगी। ठीक है, अनधिकृत होता है, अनऑथोराइज्ड इंग्लिश में इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल के महत्व को दर्शाने वाला एक स्लोगन लिखना है आपको। वेरी इजी था। ठीक है, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा या टीवी पर सुना भी होगा, जल है तो कल है। ठीक है, ये लिख सकते थे स्लोगन। आप चाहें तो और स्लोगन भी लिख सकते हैं, जैसे जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। या तीसरा स्लोगन भी लिखना चाहें तो जल को बचाना है, विश्व को खुशहाल बनाना है। ठीक है, इसके बाद स्लोगन की कोई 2 विशेषताएं, तो स्लोगन संक्षिप्त होता है। ठीक है, 1 या 2 लाइन में होता है। ठीक है, इसके अलावा स्लोगन दर्शकों एवं श्रोताओं को लक्षित करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, आकृति का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान था। आकृति का पर्यायवाची बनावट भी होता है, आकार भी होता है और गठन भी होता है, निराकृति नहीं होता है। आसान था, सभी अभ्यर्थी कर पाए होंगे। इसके बाद अगला है, उचित का समानार्थी। तो उचित का सम्यक हो जाता है समानार्थी। ठीक है, इसके बाद अगला है, प्राचीन का विलोम शब्द। तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन को नवीन भी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन का विलोम शब्द या तो नवीन लिख देंगे या अर्वाचीन। ठीक है, चूँकि इसमें अर्वाचीन है तो आपका आंसर अर्वाचीन हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अंतर शब्द के 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, तो अंतर का मतलब होता है भेद। ठीक है, एक अर्थ आपको और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं फ़र्क। ठीक है, फ़र्क के बजाय आप फासला भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है पंक्ति का अर्थ बताइए समूहवाची के रूप में, तो लिख पाए होंगे। इसके बाद अगला है अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का अर्थ लिखना है। ठीक है,
अभिज्ञ का अर्थ होता है भिज्ञ, ठीक है, जो जानकार हो या विशेषज्ञ हो, ठीक है, उसे कहते हैं अभिज्ञ या भिज्ञ। और इसी का विलोम शब्द हो जाता है अनभिज्ञ, ठीक है, जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अनभिज्ञ। और इनका वाक्यों में प्रयोग आप कर ही पाए होंगे। परिभाषिक शब्द से क्या है, विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग करना है, ठीक है। गुरुजनों से हम किसी समस्या पर या किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है जो खाने योग्य हो। जो खाने योग्य हो उसे कहते हैं खाद्य, ठीक है, और जो खाने योग्य नहीं होता है उसे कहते हैं अखाद्य, ठीक है। इसके बाद अगला है पूर्व और दक्षिण का कोण, ठीक है, तो ये प्रायः पुस्तकों में नहीं मिलता है ऐसा, ठीक है। जो हिंदी में आपने देखा होगा, अंग्रेजी में तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने 4 दिशाएं पढ़ी होंगी, लेकिन हिंदी में 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। ईशान, वियान, वायव्य, आग्नेय, ठीक है। तो पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है, ठीक है। शायद अभ्यर्थी ना कर पाए हों इसे। और उत्तर पश्चिम का जो कोण होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से ईशान कोण जो होता है पूर्व और उत्तर के बीच का कोण होता है। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नांकित संज्ञाओं को संक्षिप्ताक्षर में लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ तो हिंदी में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, और इंग्लिश में आप लिखते होंगे इस तरह से, ठीक है, UNO, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगला था भाग 2 पार्ट सेकंड। इस भाग में 11 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सम्मुख लिखे हुए हैं, 50 शब्दों में आपको लिखना है। 5 अंकों का एक प्रश्न है। उद्गम के आधार पर हिंदी के कितने शब्द भेद होते हैं, शब्द भेद लिखना है, एक उदाहरण लिख देना है, बहुत ही आसान था। इसके बाद अगला है रूढ़ तथा योगी शब्दों का भेद समझाते हुए किन्हीं 4 योगी शब्दों का उल्लेख करना है। तो रूढ़ शब्द किन्हीं कहते हैं ये भी आपको पता होगा, और यौगिक शब्द, इनके आपको उदाहरण भी लिखना है। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्द के खंडों का अर्थ ना निकल सके। उदाहरण के लिए ले लेते हैं पैर, ठीक है। इसके यदि हम खंड करते हैं तो पै और रा, तो इसका जो है अर्थ नहीं निकलेगा, रा का अर्थ और पै का अर्थ, ठीक है। यहाँ इसी तरह से हाथ ले लेते हैं, ठीक है, तो हाँ और था, ठीक है, खंड कर देने पर इसका अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्दों की बात करें तो ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्द के खंडों का कोई अर्थ निकल सके, उसी को यौगिक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय, पुस्तकालय, ठीक है, देवालय। तो विद्या आलय इसका खंड करेंगे तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, विद्या का अर्थ भी निकलता है और आलय का अर्थ भी निकलता है, घर होता है, ठीक है। इसी तरह से सज्जन है, सत प्लस जन हो जाएगा, सत यानी कि सच्चा और जन माने व्यक्ति, ठीक है, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये यौगिक शब्द है, उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। दुर्जन भी उदाहरण हो जाएगा, दुह प्लस जन हो जाएगा। इसके बाद अगला है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है आपको। पहला है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक का शुद्ध जो होता है वो होता है व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद अगला था उपरोक्त। प्रायः पुस्तकों में ये गलत लिखा होता है, उपरोक्त को उपर्युक्त कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध शब्द जो है इस तरह से लिखा जाता है, उपर्युक्त। इसके बाद अनाधिकृत, ऊपर भी आप देख चुके हैं, अनधिकृत हो जाएगा, नाम में मात्रा हट जाएगी, अनधिकृत यानी कि अनएथोराइज्ड। इसके बाद उत्कृष्ट लिखा हुआ है, उत्कृष्ट नहीं होता है बल्कि उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट, ठीक है, जिसे इंग्लिश में नोबेल कहा जाता है। इसके बाद अगला है ज्ञापन, तो ज्ञापन जो है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है 19 अति और अधि उपसर्ग लगा करके कोई 3 शब्द बनाना है, आई प्रत्यय लगा करके 2 सार्थक शब्द बनाना है। वेरी इजी था। अति, ठीक है, अति से आप बना सकते हैं, अतिक्रमण हो जाएगा, ठीक है, अतिक्रमण, ठीक है, अतिशय भी हो जाएगा, ठीक है, अतिशय भी लिख सकते थे आप, अत्यंत भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूपी पीएसएस मेंस एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है, अत्यंत, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो अति प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अधि, अधि से आप अधिकार लिख सकते हैं, अधि से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, अधिकार है, अधिग्रहण है, अधिक्षेत्र है, अधिमूल्य है, अधिकरण है, ठीक है। इसके बाद आई, तो आई से भी आप शब्द बना सकते हैं, जैसे रंगाई है, पढ़ाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस संधि का नाम बताना है। कोई 3 उदाहरण लिखना है। तो स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार विसर्ग में होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, तो यदि परिभाषा आपको मालूम है तभी आप उदाहरण भी लिख सकेंगे। तो व्यंजन संधि के 3 उदाहरण लिखना है। तो पहला आप उदाहरण लिख सकते हैं वागीश। ठीक है, केवल उदाहरण लिखना है, संधि विच्छेद नहीं करना है। संधि विच्छेद करना चाहें तो वाक प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, वागीश लिख दीजिए, सदाचार लिख दीजिए, सत प्लस आचार। ठीक है, इस तरह संगम लिख दीजिए। ठीक है, सम प्लस गम, ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसके बाद अगला है तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखना है। केवल उदाहरण आपको लिखना है, परिभाषा नहीं लिखना है। तत्पुरुष के 2 उदाहरण बहुत आसानी से आप लिख पाए होंगे, सभी अभ्यर्थी कर पाए होंगे इसे। जैसे तुलसीकृत है। ठीक है, करण तत्पुरुष है यदि तत्पुरुष के भेद करें तो। इसी तरह से आप गंगा स्नान लिख दीजिए। ठीक है, गंगा स्नान और गंगा जल भी लिख दीजिए। ठीक है, ये दोनों उदाहरण लिखे जा सकते थे बहुत आसानी से। इसके बाद अगला है 21, वह यह किस का बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा दिस दैट। ठीक है, दिस दैट, दीज दोज हो जाता है। ठीक है, तो वह का वे हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन वह का वे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यह का क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, इसके बाद अगला है गागर और फोड़ा का लिंग निर्धारण करना है। तो गागर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और फोड़ा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और गागर स्त्रीलिंग है। इसके बाद अगला है प्रेरणात्मक संयुक्त और पूर्वकालिक क्रियाओं से कुल 5 उदाहरण लिखना है। आपको परिभाषा नहीं लिखना है, केवल उदाहरण लिखना है। तो प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो उदाहरण लिखेंगे जैसे माँ ने बच्चे को जगाया। ठीक है, माँ ने बच्चे को जगाया, ये उदाहरण हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से पूर्वकालिक क्रियाएं किसे कहते हैं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैंने नहाकर खाना खाया। ठीक है, नहाकर खाना खाया, तो यहाँ पर एक क्रिया नहाकर, ठीक है, समाप्त हुई और तुरंत उसके बाद दूसरी क्रिया क्या है, खाना खाया। ठीक है, तो ये पूर्वकालिक क्रियाओं का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद अगला है वाच्य। वाच्य नामांकित करना है आपको। जैसे पहला है कपड़ा सिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कर्म वाच्य हो जाएगा। ये बहुत ही आसान पूछा गया था, जिसने वाच्य पढ़ा है वही कर पाया होगा, अन्यथा नहीं कर पाए होंगे अभ्यर्थी। मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। ठीक है, ये भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य। और इस धूप में चला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। ठीक है, और लड़का दौड़ता है। ठीक है, लड़का दौड़ता है, रानी ने सहेलियों को बुलाया, ये दोनों में कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य। ठीक है, बस यही था। इसके बाद अगला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। मनुष्य के पास उसका चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत ही आसान छोटा सा पैराग्राफ था। ठीक है, द बिगेस्ट पावर ए मैन हैज इज हिज कैरेक्टर। ठीक है, यह शक्ति उसे आत्मबल देती है। ठीक है, दिस पावर गिव्स हिम सेल्फ स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रत्येक युग में आचरण का महत्व रहा है। कंडक्ट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन एवरी एज या एवरी इरा। ठीक है, इसके बाद अगला है हिंदी में अनुवाद करना है। किरण इज़ फ्रॉम अंगामी ट्राइब। किरण अंगामी जनजाति से है। विच शी से, जिसमें वह कहती है जाग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम द चांग ट्राइब। ठीक है, वो कहती है कि भौगोलिक रूप से वह चांग जनजाति से दूर है। ठीक है, वी डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज। हम समान भाषा नहीं बोलते, बट लेकिन हैव द सेम कल्चरल एफिनिटी। परंतु या लेकिन हमारे सांस्कृतिक संबंध एक ही हैं। ठीक है, इवन दो मैनी कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट। भले ही कई सांस्कृतिक प्रथाएं भिन्न हों। बस यही था इसका अनुवाद। ठीक है, इसके बाद री राइट द पैसेज करेक्टली, आसान था। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन शुरू होता है। इसमें पैराग्राफ दे रखा है, नीचे प्रश्न दिए होंगे जिनका आंसर लिखना है। और यहाँ पर 5वां है, इसमें 2 इंग्लिश के वर्ड हैं, डिज़ायर और कन्फ्लिक्ट। इनका आपको सिनोनिम लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, तो डिज़ायर, ठीक है,
इसका एस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है, या वांट भी होता है, और कन्फ्लिक्ट का स्ट्रगल हो जाता है, ठीक है, स्ट्रगल या वार भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है राजभाषा परिनियमावली से क्या आशय है, इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है, 125 शब्दों में लिखना है। वर्तनी के मानकीकरण के महत्व को समझाना है, या फिर आप हिंदी व्याकरण के मानकीकरण लिख सकते हैं, या फिर देवनागरी लिपि की विशेषताओं को लिख सकते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं को लिखना आसान था। इसके अलावा ध्वनि विज्ञान से एक प्रश्न पूछा गया है, हिंदी की उन ध्वनियों पर प्रकाश डालना है जिनके उच्चारण और लिप्यांतरण में प्रथम दृष्टया असंगति दिखाई देती है, ठीक है। इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ पर उत्तर बता पाना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 125 शब्दों में लिखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। पहला है उल्टी गंगा बहाना, यानी कि उल्टा कार्य करना। इसके बाद अगला है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ठीक है, यानी कि सबका एक समान होना, ठीक है। वाक्य प्रयोग करना चाहें तो आज के भारत में कोई भी नेता ईमानदार नहीं है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इस तरह से बना सकते हैं। अगला है घर का ना घाट का, ठीक है, घर का ना घाट का यानी कि कहीं का ना रहना। अगला है घाट घाट का पानी पीना, यानी कि हर तरह का अनुभव होना, ठीक है। इसके बाद अगला है टका सा जवाब देना, यानी कि तुरंत अस्वीकार कर देना, ठीक है, इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना। अगला है तूती बोलना, यानी कि धाक जमाना। नदी नाव संयोग होना, यानी कि संयोग से मिलना, ठीक है। अगला है बगुला भगत होना, यानी कि ढोंगी होना या कपटी होना। इसके बाद अगला है पैराग्राफ, ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है आपको। भारत, यहाँ पर जो शीर्षक है वो साहित्य और संस्कृति शीर्षक हो जाएगा। रेखांकित जो अंश है उसका अभिप्राय आपको लिखना है, और 1/3 संक्षेपण लिखना है। 5-5 अंकों के हैं ये। इसके बाद अगला सेक्शन है भाग 4, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, अंडरलाइन का आपको एक्सप्लेनेशन करना है, उचित शीर्षक देना है और भावार्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्यालय प्रमुख के नाते अपने अधीनस्थों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को एक आदेश का नमूना प्रस्तुत कीजिए जिसमें समय की पाबंदी और स्वच्छता पर कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया हो। 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है 34, कंप्यूटर से संबंधित किन्हीं 2 का परिचय आपको देना है। पहला है हार्डवेयर, ठीक है, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद डाटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इनमें से किसी 2 पर ही आपको लिखना है, आसानी से लिख पाए होंगे, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर, ठीक है, या प्रोग्रामिंग पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है ऐसे, निम्नलिखित में से किसी एक का हिंदी या अंग्रेजी में ऐसे लिखना है, 500 शब्दों में है, ठीक है। पहला है जोशीमठ भूस्खलन एक मानवजन्य त्रासदी है, ना कि प्राकृतिक आपदा, ठीक है। ये रिसेंट प्रॉब्लम थी और सभी समाचार पत्रों में हिंदी इंग्लिश में एडिटोरियल में आती रही है। जिसने इंग्लिश एडिटोरियल पढ़ा है काफ़ी अच्छे से लिख पाया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है उत्तराखंड की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। इस तीसरा है उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला को दर्शाने वाले स्थल, ठीक है। तो ये आप प्रीलिम्स मेंस में आप तैयार किए ही होंगे, इस पर आसानी से लिखा जा सकता था। अगला है महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड को राष्ट्र का एक सशक्त प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक कदम है। इसके बाद अगला ऐसे है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आखिरी है। यहाँ पर भी हिंदी या इंग्लिश में ऐसे लिखना है आपको 700 वर्ड्स में, 75 अंकों का एक ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। 700 शब्द वर्ड लिमिट है। सार्वभौमिक आधारभूत आय जन वितरण प्रणाली एक सुगम विकल्प है। सोशल मीडिया हमारे युवा को किस ओर लेकर के जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना और प्रभावकारिता। और अगला है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। और लास्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता की भूमिका, ठीक है। तो ये था उत्तराखंड सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सेकंड पेपर भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।